सो इस लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे डेफिनेशंस के। बाय द वे सारे डेफिनेशंस तो आपको वर्ड टू वर्ड याद नहीं रखने, लेकिन कुछ डेफिनेशन जो काम के होते हैं वो याद रखने, वो हमने लिख भी लिए हैं हैंड रिटन नोट्स में। जो भी है यू आर एक्सपेक्टेड टू कॉपी इट डाउन इन योर ओन नोटबुक एंड राइट डाउन इन योर ओन हैंड राइटिंग्स। तो आप लोगों को आगे जाके उसमें से कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप कितना भी कर लो, दूसरे ऑथर लोगों का पढ़ लो या मॉडल पढ़ लो, आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको कॉन्फिडेंस अगर लाइफ में चाहिए तो यू नीड टू डेवलप योर ओन हैंड रिटन नोट्स। हमारा खाली काम होता है कि आप लोगों को एक गाइडेंस देना कि देखो इस तरीके से बन सकते हैं, तब जबकि एज अ स्टूडेंट यू कैन इम्प्रोवाइज ऑन एवरी पार्ट वेर एवर यू फील टू इम्प्रोवाइज। तो डेफिनेशन है, तो हमारे यहाँ पे डेफिनेटली कुछ डेफिनेशन तो सेक्शन 2 में होते हैं। सेक्शन 2 तो वैसे भी हर एक्ट का डेफिनेशन के लिए बना जाता है। अब डेफिनेशन जो सेक्शन 2 में होते हैं उसका आपको लॉजिक बता देता हूं। सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन होते हैं वो पूरे एक्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं। जब आप आगे आगे जाओगे, जैसे सैलरी चैप्टर में आप जाओगे, सैलरी चैप्टर में जाओगे तो सैलरी में सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 भी डेफिनेशन है। अब आप बोलोगे सर डेफिनेशन तो 2 में होने चाहिए थे, अब सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में सैलरी को क्यों डिफाइन किया गया है? क्योंकि 17 सबसेक्शन 1 में जो डेफिनेशन किया गया है वो खाली सैलरी चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है, वो पूरे एक्ट में एप्लीकेबल नहीं है। जो सेक्शन 2 में डेफिनेशन है वो स्टार्ट टू एंड पूरे एक्ट में एप्लीकेबल होता है, अनलेस एंड अनटिल कहीं पे उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। तो एक तो ये हो गया। सर अगर डेफिनेशन अगर हमारे पूरे लॉ में नहीं होगा तो हम कौन सा एक्ट उठाएंगे? तो फिर आपको एक लॉ पढ़ाया जाता है आपके एक्ट में, आपको चेक करना होता है जनरल क्लॉज एक्ट। सर ये जनरल क्लॉज एक्ट का क्या रिलेवेंस है हमारे यहाँ पे? तो जनरल क्लॉज एक्ट एक इंडिया का ऐसा एक्ट है जिसमें खाली डेफिनेशन है, ओके, जिसमें का एक डेफिनेशन बोलता है ही इंक्लूड्स शी, ही इंक्लूड्स शी, ऐसा एक डेफिनेशन दिया गया। ऐसा क्यों सर किया लॉ ने? क्योंकि आपको अगर बता दूं तो कोई अगर पेनाल्टी का अगर मैं सेक्शन पढ़ूं, जैसे आपने सेक्शन 139(1) में अगर आपने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया, आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना होता है, अगर आपने टाइम पे नहीं फाइल किया तो आगे जाके पेनाल्टी के चैप्टर में आपको ऐसा दिखेगा, असेसी शाल बी लाइबल फॉर पेनाल्टी, ही शाल पे पेनाल्टी, ऐसा होगा, ही शाल पे पेनाल्टी। तो कुछ नालायक लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं फिर इसको कि देखो लॉ ने क्या बोला, ही शैल पे पेनाल्टी, मतलब अगर असेसी फीमेल होगी तो फीमेल तो शी होती है, उसको तो पेनाल्टी नहीं लगेगा। लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, क्योंकि ही लिखा है और ये बंदा भी इधर बैठा है, ये भी बोल सकता है कि सर ही लिखा है, शी तो लिखा है नहीं, ठीक है ना। तो लॉ ने पहले ही क्लियर कर लिया ही इंक्लूड्स शी। अब ये इनकम टैक्स में नहीं लिखा है, ये कहां पे लिखा है? जनरल क्लॉज एक्ट में लिखा है कि ही इंक्लूड शी। और वहां पे फिर कुछ नालायक लोगों ने ये भी बोलना चालू किया, अच्छा फिर वो एक शी का एक मैटरनिटी लीव एक्ट होता है, पता है आपको? मैटरनिटी लीव एक्ट मतलब जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती है तो उनको छुट्टी मिलती है, पेड लीव मिलती है। तो क्या हस्बैंड को भी वो छुट्टी मिलेगी? क्योंकि ही इंक्लूड शी ना, तो लॉ ने बोल लिया बाबा ही इंक्लूड शी बट शी डजंट इंक्लूड ही। तो लॉ में कुछ प्रोविजन जो होते हैं वो शी के लिए स्पेसिफिकली लिखे गए, ठीक है ना। तो मैं मुंबई के स्टूडेंट को कैसे बताता हूं याद कैसे रखने का? 2 टाइप के डब्बे होते हैं ट्रेन में एक लेडीज कोच होता है और एक जनरल डब्बा होता है। इसका ये मतलब है जो लेडीज का डब्बा जो है उसमें खाली लेडीज जा सकती है, बरोबर, क्योंकि उनका स्पेशल डब्बा है, ओके। और जो जनरल कोच है उसमें तो अपन जनरल लोग रहते ही है और इसमें लेडीज भी आ सकती है। और आप आर्ग्यू नहीं कर सकते कि आप हमारे डब्बे में क्यों आए, क्योंकि तुम्हारा डब्बा होता ही नहीं है। हाँ, अपना कोई डब्बा होता ही नहीं है। तो थोड़ा पार्शियलिटी है देश में, अभी भी चलता है, क्या कर सकते हैं हम लोग। हमें अनबायस्ड लॉ बनाना चाहिए, लेकिन अभी क्या है तो है, पता नहीं क्यों ऐसा किया जाता है। आई डोंट कंसिडर दिस, ठीक है ना। मुझे तो लगता है कि सारे जेंडर के लिए सब ट्रीटमेंट सेम ही होना चाहिए, क्योंकि अपना जेंडर ही ऐसा है। लेकिन ये लोगों का ऐसा है कि नहीं, हमारे लिए स्पेशल लॉ होना चाहिए। जो ही लोगों को लगता है वो तो हमको भी लगना है, और जो हमारा है वो तो हमको लगना ही है, ठीक है ना। तो एक जमाने में ना इनकम टैक्स में ही का स्लैब अलग होता था और शी का स्लैब अलग होता था। मतलब ही को ना 1,60,000 के बाद टैक्स लगता था और शी को 1,80,000 के बाद टैक्स लगता था। एक जमाने में ऐसा हुआ करता था, डिस्क्रिमिनेशन था। तो इनकम टैक्स ने ये वाला डिस्क्रिमिनेशन, टैक्स रेट में से तो ये डिस्क्रिमिनेशन निकाल दिया। जाने दो, टाइम पास कर रहा था और कुछ नहीं। जनरल क्लॉज एक्ट का मैं रिलेवेंस बता रहा था। कभी कभी हम जनरल क्लॉज एक्ट को भी रेफर करते हैं।
सर अगर जनरल क्लॉज एक्ट में भी शब्द का मीनिंग नहीं है, अभी नॉट का मीनिंग क्या है सर? अब पकड़ लो, इनकम टैक्स में भी नहीं डिफाइन किया गया है, जनरल क्लॉज एक्ट में भी डिफाइन नहीं किया गया है, तो आप उसका क्या डेफिनेशन लोगे? डिक्शनरी का। तो लास्टली हमको क्या फॉलो करना पड़ता है? डिक्शनरी मीनिंग, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, नॉर्मल मीनिंग अलग होता है चीजों का और इनकम टैक्स में मीनिंग अलग होता है। नॉर्मली पर्सन अलग हो सकता है, इधर इनकम टैक्स का पर्सन अलग है। नॉर्मली डिविडेंड अलग हो सकता है, इधर इनकम टैक्स का डिविडेंड अलग है। नॉर्मली ट्रांसफर अलग हो सकता है, इनकम टैक्स का ट्रांसफर अलग है। और जब भी हमको किसी भी चीज का स्पेशल डेफिनेशन लिखना होता है, ऑब्वियसली हमको उसको इनकम टैक्स एक्ट में ही डिफाइन करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? एसएससी का डेफिनेशन 2-3 बार पढ़ाया मैंने आप लोगों को। 4 पार्ट में एसएससी का डेफिनेशन लिखा जाता है। एक तो आपको टैक्स पेएबल है या तो एनी अदर सम पेएबल है तो आप एसएससी हो। दूसरा कि आपके अगेंस्ट कोई ना कोई प्रोसीडिंग चालू हुई है तो आप एसएससी हो। तीसरा मैंने क्या बताया आपको? एसएससी डीम्ड टू बी एसएससी माना गया, आप डीम्ड एसएससी हो। और तीसरा आप एसएससी इन डिफॉल्ट हो, एसएससी इन डिफॉल्ट हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने वो बता दिया। असेसमेंट में भी बता दिया, असेसमेंट इंक्लूड्स रीअसेसमेंट, ये भी मैंने बता दिया। पर्सन में क्या क्या आता है ये देखो यहाँ पे मस्ट में। नेक्स्ट टाइम दिवाली के लिए रंगोली उन्होंने बना के दिया आपको। हाँ, आपके घर के बाहर ये रंगोली बना देना तो क्या होगा? सेक्शन भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। और सोसाइटी को पता भी चल जाएगा कि तुम सीए कर रहे हो, ठीक है ना। क्या पता 2-4 क्लाइंट ही मिल जाए दिवाली के टाइम पे, नहीं तो क्या। हाँ, तो कितना अच्छा रंगोली, क्या है क्या यार, ऐसा इनोवेटिव डिजाइन है। हाँ, किसने बोला रंगोली में खाली फूल होने चाहिए, मोर होना चाहिए? हाँ, ये निकालो ना, सेक्शन निकालो तुम लोग यार। मैं तो बोलूं गुरुकुल में अगर आपने रंगोली बनाया तो ऐसा ही कुछ बनाओ भाई। हाँ, और ऐसे और इनोवेटिव आइडिया दूंगा आपको, टेंशन मत लो, और भी आएंगे डिजाइन, ठीक है। पर्सन का डेफिनेशन मैंने बता दिया। इंडिविजुअल्स क्या होता है आपको मैंने बता दिया। नेचुरल पर्सन होते हैं, ह्यूमन बींग को इंडिविजुअल बोला जाता है। एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करके होता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में करता होता है और बाकी सारे मेंबर्स को क्या बोलते हैं? को पार्सनर्स। इसके 2 लॉ चलते हैं हमारे यहाँ पे, दया भागा लॉ और मिताक्षरा लॉ चलता है। दया भागा लॉ जो चलता है वो वेस्ट बंगाल और आसाम में चलता है, क्योंकि वहां पे डोमिनेंट पर्सन जो होता है वो फीमेल होता है। वेस्ट बंगाल में फैमिली का मेन पर्सन जो होती है ना वो लेडीज होती है। बाकी महाराष्ट्र वगैरह में क्या होता है? मेन पर्सन को क्या माना जाता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में जो मेल मेंबर होता है, सीनियर मेंबर, उसको उसके हाथ में ज्यादा पावर होती है, ठीक है ना। तो उधर थोड़ा रूल अलग चलता है वेस्ट बंगाल एंड आसाम में। बाकी पूरे देश में मिताक्षरा लॉ लगता है, ओके। अब दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। मिताक्षरा लॉ जो है खाली पूरे इंडिया में लगता है और दया भागा जो लॉ जो है वो वेस्ट बंगाल। लॉ मतलब ये स्कूल है। स्कूल मतलब क्या? एक कल्चर है, ये कोई एक्ट नहीं है। एचयूएफ का कोई एक्ट नहीं होता। अब इसमें एक फर्क इतना ही है, पता नहीं अभी ये काम का है कि नहीं, कि दया मिताक्षरा लॉ में फैमिली में जैसे ही नया भाई पैदा हो जाता है आपको पता चल जाता है कि उस दिन पे प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई, वो पक्का है, क्योंकि वो पैदा हुआ है, अभी उसने कुछ किया नहीं है, लेकिन ही इज अ मेंबर ऑफ, ही हैज अ राइट इन द होल प्रॉपर्टी। और अभी ये मेंबर पहले खाली मेल मेंबर था, अभी फीमेल मेंबर भी अगर आती है, मतलब बेटी भी अगर पैदा होती है तो बेटी को भी प्रॉपर्टी में उतना ही राइट है जितना बेटे को है। 2004 में हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंड हो चुका है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। दया भागा लॉ में बोला जाता है कि चिल्ड्रन बाय बर्थ राइट को अक्वायर नहीं करते। जब तक सीनियर मेंबर मरता नहीं तब तक बच्चे आके बोल नहीं सकते कि प्रॉपर्टी का विभाजन करो, प्रॉपर्टी का डिवीजन करो। सीनियर मेंबर जब तक जिंदा है, पूरा हेड ऑफ द फैमिली जब तक जिंदा है, तब तक पूरा का पूरा प्रॉपर्टी का राइट उसी के हाथ में रहेगा। एक बार उसकी डेथ हो जाएगी तो फिर बाकी के लोगों के हाथ में जाएगा। इधर ऐसा नहीं है, इधर बाय बर्थ आप लोग क्या बन जाते हो? प्रॉपर्टी के इक्वल ओनर बन जाते हो। और फिर आप आगे जाके बोल सकते हो कि हमको हमारा प्रॉपर्टी दे दो, हम घर छोड़ के जा रहे हैं, तो तुम्हारे बाप के पास अगर जाके कुछ मांगना है तो मांग लो आज, क्योंकि तुमको मिताक्षरा लॉ लगता है। पैदा क्यों किया मुझको? हाँ, कंपनी का डेफिनेशन क्या बताऊं? कंपनी होता है, मैंने बताया सारे टाइप के कंपनी होते हैं, ठीक है ना। फिर डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी में थोड़ा फर्क है। डोमेस्टिक कंपनी इंडियन कंपनी, और फॉरेन कंपनी जो है जो इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे अरेंजमेंट करती है। तो इंडिया 2 टाइप की कंपनी को हम डोमेस्टिक कंपनी बोलते हैं। बताओ कंपनी का ये डेफिनेशन याद होना क्यों जरूरी है? क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स का रेट या तो 25% या तो 30% होता है, और फॉरेन कंपनी का टैक्स का रेट 40% होता है। इनको जो सरचार्ज लगता है फॉरेन कंपनी को आफ्टर 1 करोड़ कितना लगता है? 2%, ठीक है ना। और आफ्टर 10 करोड़ सरचार्ज लगता है यहाँ पे 5%। वेयर डोमेस्टिक कंपनी को सरचार्ज लगता है आफ्टर 1 करोड़ 7% और आफ्टर 10 करोड़ 12%। ये इनके सरचार्ज के रेट थे। आपको याद नहीं आ रहे क्योंकि आप लोग बादाम नहीं खाते ना, राशन कार्ड पे बादाम नहीं मिलते ना आजकल।
पहले भी नहीं मिला करते थे, और बादाम खाने से कुछ होता भी नहीं है। हाँ, वो पढ़ना पड़ता है, और पढ़ने के लिए तुम्हारी लाइफ में ना टाइम है, ना तुम्हारी बॉडी में ना इंटरेस्ट है। तू मोबाइल साफ कर। फर्म मतलब क्या? फर्म मतलब फर्म, पार्टनरशिप फर्म को हम क्या बोलते हैं? फर्म, ठीक है ना। पार्टनरशिप एक्ट में इसको रजिस्टर्ड किया जाता है, और एलएलपी को भी यहाँ पे फर्म भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एलएलपी करके अलग से पर्सन नहीं है। जीएसटी लॉ आप पढ़ोगे तो एलएलपी करके आपको अलग से पर्सन दिखेगा, यहाँ पे एलएलपी अलग से नहीं है, तो यहाँ पे इंक्लूड किया गया हमने कि पार्टनरशिप फर्म में इनको भी इंक्लूड किया जाता है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो दो टाइप की फर्म होती है, फर्म अंडर पार्टनरशिप एक्ट, फर्म अंडर एलएलपी एक्ट। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब कॉमन पर्पस, कॉमन एक्शन के लिए कुछ लोग साथ में आके काम करते हैं। मैंने बताया था आपको, एओपी और बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ऐसा होता है, ठीक है। लोकल अथॉरिटी मतलब ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कैंटोनमेंट कमिटी, पोर्ट कमीशन, ग्राम पंचायत वगैरह, म्युनिसिपल अथॉरिटी, ये सब होता है। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन मतलब जो ऊपर कवर नहीं हुए वो सारे के सारे कहाँ पे कवर हो जाते हैं? यहाँ पे। तो यूनिवर्सिटी क्या है आपकी? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, क्योंकि ना ही वो कंपनी है, ना ही वो पर्सन इंडिविजुअल है, ना ही पार्टनरशिप फर्म है, तो वो क्या है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। बार काउंसिल होता है ना लॉयर लोगों का, ठीक है ना, वो भी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। डीएटीज मतलब मूर्ति, साईं बाबा का एग्जांपल दिया था ना आपको, साईं बाबा, तिरुपति बालाजी हो गया, ठीक है ना। तो ये लोग क्या सब किसमें फॉलो होते हैं? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में। जुरिडिकल मतलब लीगल, आर्टिफिशियल मतलब ऑब्वियसली वो लोग ह्यूमन नहीं है, ठीक है ना। चलो फिर मैंने आपको क्या बोला, इनकम का बहुत बड़ा डेफिनेशन है कि नहीं। चलो इसको थोड़े अगले वाले लेक्चर में लेता हूं।